अर्चना गौतम ताई ये सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने बुद्धिज़्म में एमए किया है, एमफिल किया है और अभी वो पीएचडी चल रही है उन्होंने बचपन में ही बौद्ध धम्म की दीक्षा ली हुई है। समाज में जाकर निचले तबके के लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के व बौद्ध धम्म के विषय में जागरूकता करना ये इनका काम है। कांशीराम जी के बहुजन मूवमेंट में को आगे बढ़ाना ये वे करती है। खासकर महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक कराना ये भी इनका काम है। ये सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्हें मैं उनके विचार रखने के लिए उनको मैं अभी माइक पे पाचरण करती हूँ। अर्चना गौतम जी। धन्यवाद ताई। मुझे ताई बोला मैंने, मुझे मराठी आती नहीं, लेकिन यहाँ पर बहनों को ताई बोलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने ताई बोला। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के भी चरणों में पुष्प अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुजन समाज के समस्त सभी जितने भी महापुरुष हुए, जिन्होंने हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आए, क्रांति लेकर आए, सभी महापुरुषों के चरणों में पुष्प अर्पित करती हूँ, वंदन करती हूँ। भिक्खु संघ को भी मैं वंदामी कहती हूँ और मंचासीन विद्वानों को भी मैं नमो बुद्धाय जय भीम बोलती हूँ। सामने बैठे मेरे सभी भाई, मेरे बहनें, सभी को भी मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। सभी एक बार जोर से बोलेंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं आज यहाँ नागपुर की भूमि पे दूसरी बार आई हूँ। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा गर्व प्राप्त हुआ मुझे। भंते जी यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखते हैं, बड़ा अच्छा महसूस होता है। भारत में नागपुर एक ऐसी भूमि है जहाँ सबसे ज़्यादा जागरूक लोग मैंने देखे। मैं समस्त भारत में घूमती हूँ, लेकिन ख़ासतौर से यूपी में ज़्यादा जाती हूँ और वहाँ पर मुझे ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता। हम लोग बौद्धों के कानून के विषय में भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि बौद्धों की एक पहचान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ आकर दिखाई देता है कि बौद्धों की कोई पहचान है। यहाँ सफ़ेद वस्त्रों में दिखते हैं और बड़े कल्चर्ड लोग दिखाई देते हैं, सभी आते भी हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ बौद्ध लोग ज़्यादा रहते हैं। ऐसा कार्यक्रम हमें बार बार रखना चाहिए, जल्दी जल्दी रखना चाहिए, ये मेरी सोच है। और भंते जी को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि वो बार बार ऐसे कार्यक्रम रखते हैं। लेकिन एक बात मुझे खटकती है दिमाग में, एक छोटी सी बात, कि महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम बार बार रखे जाते हैं, पूरे देश भर में चल रहे हैं। पुरुष सशक्तिकरण कार्यक्रम कभी क्यों नहीं रखे जाते? ये एक सोचनीय प्रश्न है ना? तो भंते जी कहेंगे कि देखो ये क्या सवाल पूछ रही है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि महिलाएं बहुत दबी कुचली रही, बहुत ज़्यादा जो मनुवादी व्यवस्था थी, मनुस्मृति के अनुसार जो हमारे देश का विधान चलता था, उसमें महिलाओं को दोयम दर्जे का, निचले दर्जे का मनुष्य माना गया। मनुष्य से भी ज़्यादा नीचे, जानवर के बराबर स्थिति स्त्रियों की रही। तो इसलिए महिलाओं की सशक्तिकरण की आवश्यकता है। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे क्षेत्रों में मैं जाती हूँ जहाँ महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा। उनके शिक्षा पर काम करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम अखबार पढ़ते हैं तो देखते हैं, सुबह सुबह मन खिन्न हो जाता है। महिलाओं के इतने बलात्कार होते हैं, अत्याचार होते हैं, हर क्षेत्र में महिला अभी भी बहुत पिछड़ी हुई हैं। और सब चीज़ों का कारण मैं ऐसा मानती हूँ, मेरा ये सोचना है कि महिलाएं शिक्षा में अभी भी बहुत पीछे हैं। अभी भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। समाज में तो करना पड़ता ही है, लेकिन महिलाओं को परिवार से ही संघर्ष करना पड़ता है। परिवार में जो बेटों की स्थिति है,
वो बेटियों को नहीं दी जाती। मानती हो कि नहीं बहनें, मेरी बहनें? ये आज भी है। शायद नागपुर में ना हो, लेकिन पूरे देश भर में मैं देखती हूँ। और आगरा में या यूपी में, मेरठ के कई जिले में घूम चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा देखे मैंने जाके। वहाँ महिलाएं जो हैं बहुत पिछड़ी हुई हैं। उन्हें अपने परिवार से ही संघर्ष करना पड़ता है सबसे पहले। ये बड़ी दुखदाई बात मुझे महसूस होती है। क्या एक लड़की को पैदा करने में माँ को क्या कम पीड़ा होती है? कम पीड़ा होती है? जो बेटों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बेटों को खाने में ज़्यादा दिया जाता है, स्कूल ज़्यादा अच्छे स्कूलों पे उन्हें डाला जाता है। लड़कियां सरकारी स्कूल में जाएंगी, लेकिन बेटों पे, क्योंकि वो आय का साधन बनेंगे आगे चल के, इसलिए उन्हें अच्छे स्कूलों में भेजा जाता है। लड़कियों को संघर्ष तो अपने घर से, अपने वजूद के लिए करना पड़ता है। ये बड़ी विडंबना है कि आज इतना समय हुआ देश को आज़ाद हुए, महिलाओं को बाबा साहब ने इतना वर्क किया। सबसे ज़्यादा जो बाबा साहब का त्याग रहा, उसके पीछे बाबा साहब का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि वो जब संसार भर में दूसरे देशों में घूमते थे, उन्होंने देखा कि सभी महिलाएं बड़े अच्छे तरीके का जीवन जीती हैं, पढ़ती हैं, नौकरी करती हैं, बराबरी का दर्जा उन्हें मिला हुआ है। लेकिन जब भी भारत वो आते थे तो वो देखते थे कि नहीं, महिलाओं को तो यहाँ पर बहुत उन्हें आगे लाने की ज़रूरत है, उनके जीवन में तो कुछ भी नहीं, बहुत अंधकार है। तो बाबा साहब ने इतना संघर्ष जो किया, उसमें महत्वपूर्ण उद्देश्य उनका ये था कि महिलाओं को ऊपर लेके आया जाए, महिलाओं के लिए संघर्ष किया जाए। उन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल दिया। महिलाएं आज भी अपने जितने भी उनकी ताकत है, वो हिंदू कोड बिल है। लेकिन वो समझती नहीं इस बात को, क्योंकि शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं हुई अभी अच्छी तरह से पूरे देश भर में। क्योंकि नागपुर में थोड़ी ज़्यादा, मैं जब नागपुर में आई और नागपुर के बारे में मैंने रिसर्च भी किया, देखा, ढूंढा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा पीएचडी होल्डर यहाँ की लेडीज़ हैं। क्योंकि बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा शिक्षा का काम जो किया वो यहाँ पे किया। यहाँ स्कूल खोले, अच्छे अच्छे स्कूल खोले, जिससे यहाँ की लेडीज़ पढ़ने में ज़्यादा आगे गई, पीएचडी करने लगी। पीएचडी एक अच्छी डिग्री है जो महत्वपूर्ण, जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जो है वो पीएचडी होल्डर हैं। ऐसी जागरूकता और पूरे देश में नहीं है, पूरे देश में नहीं है ऐसी। ये एक बहुत ही गर्व की बात है आप लोगों के लिए कि यहाँ की महिलाएं जो हैं वो शिक्षा में और देश के जो जितने भी क्षेत्र हैं, दूसरे राज्य हैं, उनसे बहुत आगे हैं। और ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर उनके बारे में पढ़ने को मिलता है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। ये सारे राज्य जो हैं वहाँ पर शिक्षा का स्तर जो है महिलाओं का बहुत पीछे है। जो भी महिलाएं जागरूकता के अभियान चलाने की कोशिश करती हैं, उन्हें डायन और पता नहीं क्या क्या नाम घोषित करके उनका मर्डर कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं, अखबारों में आती हैं। कम से कम नागपुर में या महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति तो नहीं।